हेलो फ्रेंड्स। मैं आदित्य आपका एग्रीस्पायर की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। थोड़ी आवाज़ अगर 19-20 है तो मुझे फीवर है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। लेकिन मुझे कंटिन्यू क्लास लेनी है। मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया है वो मैं पूरा करूँगा। तबीयत क्या है वो तो उतार चढ़ाव लगता ही रहता है। कोई बात नहीं, मेडिसिन ले लिए मैंने, कोई इशू नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हो, आर के शर्मा सीरीज़ चल रही है जिसमें पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है और दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब तीसरे चैप्टर का आज फोर्थ क्लास है। कौन सा क्लास है आज? फोर्थ क्लास है। क्योंकि जो एग्रोनॉमी पार्ट है वो बहुत बड़ा है और सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है। मतलब छोटा टॉपिक नहीं, एग्रोनॉमी जो है वो बहुत ब्रीफ टॉपिक है। तो हम धीरे धीरे से करके इसको पढ़ते हैं, ताकि बहुत जल्दी भी नहीं करते हैं और बहुत धीरे धीरे करते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इस आर के शर्मा से बेसिक तो फंस ही जाएं और थोड़े से मॉडरेट भी फंस जाएं। एडवांस लेवल तो कहीं से नहीं आ सकते, वो तो किसी ना किसी साइट से फॉलो किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई और जो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर की जो मैंने वीडियो बनाई थी और इसमें शिवराज सिंह चौहान हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनको भी मैंने टैग किया था। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सपोर्ट करो, ताकि वो वीडियो जो है वो गवर्नमेंट तक जाए। मतलब गवर्नमेंट उसको देखे और कुछ उस पे कदम या एक्शन लिए जाएं, क्योंकि एक चिंगारी काफ़ी होती है। एक मतलब छोटी सी चिंगारी, बहुत बड़ा सैलाब नहीं चाहिए, एक चिंगारी ही सब कुछ तबाह कर सकती है। तो एक चिंगारी छोड़ी हुई है और वो एक ऑनेस्टली मैंने चिंगारी छोड़ी है, ताकि आप तक ये बात पहुँचे और गवर्नमेंट तक कि नहीं, जो एग्रीकल्चर है ना, उसको जितना एग्रीकल्चर ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा एग्रीकल्चर में रोज़गार ज़रूरी है। वो मैंने बताने की कोशिश की अपनी वीडियो में। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने पल्सेस क्रॉप के बारे में पढ़ा था और आज मैं ऑयल सीड क्रॉप के बारे में बताऊंगा आपको कि ऑयल सीड क्रॉप क्या क्या होती है, विद साइंटिफिक नेम उनका ब्रीफ में हम बताएंगे। पूरा पूरा उसका मतलब पोस्टमार्टम करेंगे हम पूरी तरीके से। तो आज पहली क्रॉप कौन सी है? आज पहली क्रॉप हमारी है ग्राउंड नट। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्लास में मज़ा तभी आएगा, मैं पीपीटी में भी कन्वर्ट कर दूंगा अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा सा ब्रेक देता हूँ क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम लगे रहते हैं। तो थोड़ा सा ब्रेक देके फिर मैं सोचता हूँ, क्योंकि क्लास में कंटिन्यूटी ना रहे। आपको क्या कहते हैं ना कि बोलने से, सुनने से और अपने आप लर्न करने से, तीनों चीज़ें, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप सुन रहे हो और अपना पढ़ रहे हो तो जल्दी याद होता है। ठीक है ना? तो सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी आपके फीड होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात आप? तो ये याद रखना कि जिसने भी बंदे ने, कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ भी, पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखना। एकदम से डायरेक्ट ऑयल सीड क्रॉप तक नहीं आना है, पीछे की क्लासेस देख लेना। फूड क्रॉप्स और पल्सेस क्रॉप मैंने सारी बताई है। समझ में आया ना आपको? तो अब ग्राउंड नट्स की बात करेंगे हम। ग्राउंड नट का साइंटिफिक नेम है अरेकिस हाइपोजिया। क्या नाम है? अरेकिस हाइपोजिया। कोई भी चीज़ हो, कोई भी साइंटिफिक नेम, उसको रटो, 2 बार बोलो। और उसके बाद अगर अगर बंच बंच टाइप, स्पेनिश टाइप और इरेक्ट टाइप की एक बात करें तो अरेकिस हाइपोजिया फेस्टिगेट। अरेकिस हाइपोजिया फेस्टिगेट जो है वो, अगर बंच टाइप मूंगफली की बात करें, बंच टाइप के बाद स्पेनिश टाइप की बात करें, इरेकिड टाइप की बात करें, तो अरेकिस हाइपोजिया फेस्टिगेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरेकिस हाइपोजिया फेस्टिगेट हो जाएगा। और अगर हम स्प्रेडिंग या वर्जाइना और रनर टाइप, अगर स्प्रेडिंग वर्जाइना रनर टाइप की अगर हम बात करें तो अरेकिस हाइपोजिया प्रोक्यूम प्रोक्यूमेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोक्यूमेंस हो जाएगा। याद रखना कि फेस्टिगेट कहाँ होगा, प्रोक्यूमेंस कहाँ होगा। तो बंच स्पेनिश और रैकेट में जो है फेस्टिगेट हो जाएगा और प्रोक्यूमेंस जो है वो स्प्रेडिंग वर्जाइना रूमर्स टाइप में हो जाएगा। याद रखने वाली दोनों टर्म है, क्योंकि जो है पूछ लेता है एग्जामिनर, आपको कंफ्यूज कर देगा। फैमिली वही पेपिलिनेसी जो इसकी फैमिली। ठीक है ना? ग्राउंड नट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पी नट, मंकी नट, अर्थ नट, मूंगफली। इनको इन नामों से जाना जाता है। अरेकिस हाइपोजिया वर्ड ड्राइव फॉर ग्रीक ग्रीक वर्ड। अरेकिस हाइपोजिया जो है वो ग्रीक वर्ड है और अरेकिस मीन्स होता है लेग्यूम और हाइपोजिया मीन्स होता है बिलो द ग्राउंड या फिर सॉइल बोल सकते हो। ठीक है ना? पूछ सकता है, बेसिक है, अभी मैंने बोल दिया। और ग्राउंड नट जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड एंड डे नेचुरल प्लांट है।
ये अब कंफ्यूजिंग है सर, सेल्फ पॉलिनेटेड और डे नेचुरल है। तो ये दोनों ही इसमें दिया है कि सेल्फ पॉलिनेटेड, और कहीं ना कहीं 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 डे नेचुरल भी दिया होता है, और कहीं कहीं सेल्फ पॉलिनेटेड। इसमें इन्होंने दोनों दे दिया है, सेल्फ पॉलिनेटेड और डे नेचुरल प्लांट है। और ग्राउंड नट जो है एज अ मॉडिफाइड फ्रूट्स है। कौन सा है? मॉडिफाइड फ्रूट्स है। ग्राउंड नट को कौन सा फ्रूट है? मॉडिफाइड फ्रूट्स है। और फ्रूट ऑफ ग्राउंड नट एंड फ्रूट टाइप ऑफ लॉमिनेटम। लॉमिनेटम कैसा है? इसका जो फ्रूट टाइम है वो लॉमिनेटम है। कैसा इंपॉर्टेंट लिख लेना कि एरेक्स हाइपोजिया ग्राउंड नट मूंगफली का जो नट एंड फ्रूट टाइप है वो लॉमिनेटम है। लॉमिनेटम क्या है? लॉमिनेटम। और गाइनो गाइनोफोर ऑफ ग्राउंड नट इज नोन एज पैग। जो गाइनोफोर होता है इसको पैग पैग बोलते हैं। इंटर कैलरी मेरिस्टीम फ्रॉम fertilized flower। इंटर कैलोरी मेरिस्टीम फ्रॉम फर्टिलाइज्ड फ्लावर। जो इसका जीनोफोर है ना, उसको पैग बोलते हैं। एक टर्म होता है, बताऊंगा पैग और पैगिंग क्या होता है। वो वही वही उसी पैग से हम रिलेट कर रहे हैं इसको कि ग्राउंड नट का पैग क्या वर्क करता है। और सेकंड जो है वो जियोट्रोपिज्म। क्या है ये? जियोट्रोपिज्म इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप पढ़ना। जियोट्रोपिज्म। तो एट द बेस ऑफ ओवरी meristematic regions grows and becomes a stalk like structure, genophores, that behind downward and force the ovary into the soil. The peg genospore carrying the ovary fuses in itself into the soil. After entering into the soil, ovary begin, uh, begins to develop the take up to horizontal position and pods beings to enlarge। मतलब क्या कह रहा है कि ओवरी जो है ना, और जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, ग्रो इन द बिकम द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना? behind downward and force the ovary into the soil। डाउनवर्ड होके फोर्स इनटू द सॉइल के अंदर ओवरी जो इनटू द सॉइल जाती है। तो द पैग जीनोस्पोर कैरिंग द ओवरी fuses itself into the soil। After entering into the soil, ovary being to develop the take up to horizontal position and pods beings to enlarge। समझ में आ गया ना? जियोट्रोपिज्म इंपॉर्टेंट टर्म है, और जियोट्रोपिज्म कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसको लर्न करना बार बार कि कहाँ से कैसे निकलता है, किस तरीके से जियोट्रोपिज्म होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है? और फ्लावरिंग स्टार्ट्स 24 इंटू 40 डेज में होता है आफ्टर सोइंग। जो फ्लावरिंग स्टार्ट होती है वो 24 से, या मिनिमम मान के चलो 25 से 40 दिन के अंदर, डेज आफ्टर सोइंग करते हैं फ्लावरिंग जो स्टार्ट होती है। ठीक है? एक जो टर्म है मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे, अपनी बुक्स लेके इसको पढ़ना। पैक्स, जो पैक्स जो होता है ना, जिसमें आपका ग्राउंड नट में बिकम वाइबल 5 to 7 days आफ्टर फ्लावरिंग। ठीक है ना? टेक्स 2 to 10 days टू इंसर्ट इनटू द सॉइल। क्या होता है? पैक्स बिकम वाइबल 5 to 7 days आफ्टर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के बाद 5 to 7 days में इसके वाइबल होते हैं, इसके पैक बिकम फ्लावरिंग एंड टेक 2 to 10 days inside into the soil। टेस्टा इन द स्किन दैट कवर्स द सीड नट। जो इसकी स्किन सीड की जो होती है ना मूंगफली, उसको क्या बोलते हैं? टेस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टा। रेशियो ऑफ फ्लावर पैग एंड पॉट्स का जो है 7:4:1 रहता है। क्या रहता है? 7:4:1 रहता है। द प्रोटीन एंड ऑयल कंटेंट इन ग्राउंड नट सीड 26 and 45%।
ग्राउंडनट सीड में जो ऑयल कंटेंट है आपका वो जो है प्रोटीन तो 26% होता है, लेकिन जो ऑयल ऑयल रहता है सॉरी 26 से 45% रहता है। तो जो ऑयल रहेगा ना वो 26% रहेगा, और ग्राउंड नट नहीं नहीं प्रोटीन 26% रहेगा, ये प्रोटीन है और ये जो है ऑयल है। तो 45% ऑयल रहेगा। ग्राउंड नट केक कंटेंट 7 to 8% नाइट्रोजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्राउंड नट का जो केक होता है वो कितने परसेंट नाइट्रोजन कंटेंट्स करता है, तो वो 7 to 8% नाइट्रोजन करता है। सेलिंग परसेंटेज जो है 70% रहती है। कितने परसेंट रहती है ग्राउंड नट? 70% रहती है। groundnut accounts more than 30% and uh, and 40% टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। 30% जो है वो आपका मोर देन अकाउंट परसेंटेज, एंड देन 40% जो है टोटल सीड टोटल जो है वो ऑयल सीड प्रोडक्शन करती है। ये किसमें? इंडिया। टेक्नोलॉजी मिशन एंड पल्सेस वाला सीड जो है वो स्टार्टेड हुआ था 1986 में। कब आया था? 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में आया था। जो मिशन ऑफ पल्स ऑयल सीड, इसको टेम्पो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेम्पो। टेम्पो कब आया था? 1986 में आया था। जनरली ग्राउंड नट ग्रोन ड्यूरिंग रबी सीजन। अभी ग्रोन जो है वो रबी सीजन में होगा, अभी वाला सीजन में। एंड हायर यील्ड एज कंपेयर टू खरीफ सीजन। हायर यील्ड एंड खरीफ सीजन ड्यू टू फेवर इंसिडेंस ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट डिजीज। क्यों? देख रहे हो आप कि जनरली जो है ये ग्रोन होती है रबी सीजन में, बट हायर यील्ड एज कंपेयर टू खरीफ सीजन। रबी सीजन का जो यील्ड है ना वो कभी खरीफ से ज़्यादा है। इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि ड्यू टू फेवर इंसिडेंस ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट डिसीज का ज़्यादा लगना होता है, इस वजह से रबी सीजन में ज़्यादा सही मानी जाती है। लीडिंग ग्राउंडनट प्रोडक्शन स्टेट जो है वो गुजरात है। फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। मोस्ट सुटेबल सॉइल ऑफ ग्राउंडनट कंडीशन इज सैंडी एंड सैंडी लोम सॉइल। सैंडी एंड सैंडी लोम सॉइल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुजरात में सारी सैंडी सैंडी लोम सॉइल ज़्यादा पाई, जिसमें क्या है? बलुई मिट्टी होती है। जिसमें कौन सी मिट्टी होती है? बलुई। बलुई मिट्टी अगर होगी ना वो हमारी ग्राउंडनट के लिए बहुत अच्छी सॉइल मानी जाएगी। क्ले सॉइल इज स्ट्रिक्टली अवॉइड टू ग्रो ग्राउंडनट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाई moisture. The effect are genophores are swelled, shrinkage and quality affected. Pod growth is affected due to soil compaction. ठीक है ना। ये मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप अपने नोट्स को अपनी बुक के पेज को पढ़ लेना कि जीनोस्पोर आर स्वेल्ड, श्रिंकेज एंड क्वालिटी अफेक्टेड। और पॉड जो ग्रोथ अफेक्ट करता है ड्यू टू सॉइल कंपेक्शन। हाइपोजियल टाइप जर्मिनेशन, हाइपोजियल टाइप होता है जर्मिनेशन टाइप ऑफ किसका? ग्राउंड नट का। एट सोइंग टाइम 0.1% एथेरल। ठीक है ना, एथेरल एंड 3 ग्राम थायोरम सीड यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रेक सीड डॉर्मेसी। ब्रेक सीड डॉर्मेसी जब करते हैं तो उसमें क्या एथेरल एंड थायरम थायरम यूज करते हैं। याद रखना सोइंग टाइम में 0.1% में और 3 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद कर लेना। स्विंग टाइम जो इसका खरीफ का रहता है, ग्राउंड नट का जो खरीफ का स्विंग टाइम रहता है 3rd वीक ऑफ जून रहता है, 1st वीक ऑफ जुलाई रहता है। रबी में नवंबर में आएगा जो अगला मंथ आ रहा है, और समर में जो है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। सोचो, ये इसका रहता है, इंपॉर्टेंट याद रख लेना। सीड रेट क्या है? अगर बंच और बंच टाइप अगर करेंगे तो 100 से 120। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, बंच नहीं स्प्रेडिंग टाइप। तो स्प्रेडिंग टाइप 100 से 80 से 20, ज़्यादा अंतर नहीं रहता। 100 से 120 और 80 से 100। ग्राउंड नट में बंचिंग और स्प्रेडिंग टाइप में क्या करते हैं? बंचिंग करते हैं तो 100-120 केजी हेक्टेयर लेंगे, और स्प्रेडिंग टाइप अगर करेंगे तो 80 से 100 केजी पर हेक्टेयर। इरिगेशन जो है खरीफ में नो नीड है, और रबी में 5 to 6 इरिगेशन करते हैं, और समर में 10 to 11 इरिगेशन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? कोई आपसे पूछ ले कि नॉर्मली खरीफ रीजन में अगर हम ग्राउंड नट को ग्रो करेंगे तो नो नीड नहीं है हमें ज़्यादा इरिगेशन की। अगर करना चाहें तो एक कर सकते हैं, बट नो नीड है, क्योंकि पानी बरसात इतनी होती है कि हम उसमें नीड नहीं है। और रबी में
5 to 6 अभी हम ग्रो करेंगे नवंबर में, और समर में जब हम दिसंबर में और जनवरी में ग्रो करते हैं तो फिर 10 से 12 इरीगेशन में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया ना। और क्रिटिकल स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 10 to 20 डेज में हो जाता है, डेज आफ्टर सोइंग। और जो वेजिटेटिव फेज जो है वो 25 to 35 डेज में हो जाता है। ठीक है ना, डेज आफ्टर सोइंग में। फ्लावरिंग एंड पेड इनिशिएशन स्टेज, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछेगा, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये फ्लावरिंग एंड पेड इनिशिएशन स्टेज जो है 35 से 50 डेज में होती है। कितनी डेज में होती है? 35 से 50 डेज में, 35 से 50 डेज में होती है। पॉड फॉर्मेशन स्टेज जो है 50 to 75 डेज में होती है। पॉड जो है वो 50 से 75 डेज में होती है। डेज का मतलब है डेज, डेज आफ्टर सोइंग, डेज आफ्टर सोइंग, इसका डेज का मतलब है DAS। पॉड सीड डेवलपमेंट स्टेज जो है 75 से 90 डेज में होती है। ये ऑप्शन में पूछेगा और आपको कंफ्यूज करेगा। तो ग्राउंड नट की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो फ्लावरिंग एंड पेड इनिशिएशन स्टेज होती है, तो 35 से 50 डेज आफ्टर सोइंग में की जाए। क्रिटिकल स्टेज कौन होती है? फ्लावरिंग स्टेज है, पैगिंग स्टेज है, पॉड फॉर्मेशन है। पैगिंग स्टेज है और पॉड फॉर्मेशन। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। देखिए आप, पैगिंग प्रोसेस इन ग्राउंड नट। देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। पैगिंग प्रोसेस जो है, देखिए, पैगिंग ऑफ ग्राउंड द प्रोसेस वेयर अ फर्टिलाइज फ्लावर elongated stalk called a peg and geniospore, जो मैंने पढ़ा था, grow downward into the soil from the pod where the seed well developed. After the yield, after the yield, नहीं, after the yellow flower pollinated above ground, the peg pushes into the soil, providing protection and moist, nutrient-rich environment of the for the pod and seed to mature underground. देखो आपको मैं दिखाता हूँ। देखो ये हो जाता है। देखो, हेयर इज अनदर पैग। देखो ये पैग पी, इसके जो पीले पीले फ्लावर हैं, जब पीनट, यहीं पे वो ग्रो हो जाता है। जब इसका पीला पीला फ्लावर देखो ये टच करता है ना, तो वही आपको कह रहा है कि हाँ, हाउ टू ग्रो पीनट पैगिंग फर्टिलाइजर फॉर द एग प्लांट एंड, इसको वही तो जीनोस्पोर बोलते हैं। देखो ये येलो येलो फ्लावर है ना, ये सब पीले पीले फ्लावर, यही पैगिंग टर्म होती है। वो पीले पीले फ्लावर का टूटना और वो उगना, वो पैगिंग ही कहलाता है। ठीक है, मैं आपको एक बार और दिखा दूँ। देखो इसको आप वीडियो के, देखो दिखाता हूँ। देखो वो येलो येलो फ्लावर जो है, ये पैगिंग वाला टर्म है। कौन सा है? पैगिंग। अब आप पैगिंग भूलोगे नहीं कि ग्राउंड एंड में पैगिंग क्या होती है। ये देखो, समझ में आ गया ना पैगिंग क्या होती है? येलो येलो फ्लावर का ये टूटना, यही पैगिंग कहलाता है। और एक दूसरा टर्म होता है, तो क्या होता है? ये पॉड डेवलपमेंट इन ग्राउंड। देखो वो पॉड का मतलब है कि अपना अपना वो ग्रो कर गया पॉड, अपना मूंगफली ग्रो कर गया पॉड का जो, देखो, ठीक है ना। ये देखो 16 to 17 डेज में ये पॉड डेवलप कर जाता है, ये पॉड होता है। ये देखो ये येलो फ्लावर की जो पैकिंग हो गया, ये पॉड हो गया। दिखाई दे रहा ना, ये अर्थ में आके पैकिंग, ये पॉड हो गया इसका। देखो पैग एंड जीनोस्पोर हो जाता है तो सॉइल,
और ये देखो पूरा उसने पूरा पॉट फॉर्मेशन पूरी क्रिया बता दी कि क्या होता है, पूरा प्रोसेस बता दिया। अब आपको कभी भूलोगे नहीं कि पैगिंग और पॉड किस तरीके से होता है हमारे लिए, ठीक है ना। अब आप कभी नहीं भूलोगे, ये मैं बिलीव दिलाता, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया क्रिटिकल स्टेज। चेक बेसिंग इरिगेशन इज मोस्ट सुटेबल इरिगेशन मेथड फॉर ग्राउंड नट, ठीक है। सबसे ज़्यादा होती है चेक बेसिन। कौन सी इरिगेशन यूज़ होती है? चेक बेसिन इरिगेशन इसमें यूज़ की जाती है, तो मोस्ट सुटेबल इरिगेशन है ग्राउंड नट में। इसका जो CPE रेशियो और ग्राउंड नट का 0.6 है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। During pod development stage, fields should be well drained. Otherwise, due to the poor aeration, the formation of toxin, aflatoxin take place. कौन सा? तो पॉड डेवलपमेंट स्टेज में जब होता है तो पुअर एडिएशन होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिन एफ्लोटॉक्सिन टेक प्लेस ले लेता है उसकी जगह पे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ NPK 25-60-60 NPK होता है पर हेक्टेयर विद 25 to 50 kg ZnSO4 एंड FeSO4 बोथ गिवन हायर यील्ड ऑफ ग्राउंड नट, ठीक है ना। इंटरकल्चरल ऑपरेशन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द पैगिंग स्टेज। इंटरकल्चर ऑपरेशन जो है हम अवॉइड करते हैं पैगिंग स्टेज, वो क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है। स्टार वीडर इज यूज द कंट्रोल वीड ग्रोथ फील्ड में, स्टार वीडर का यूज़ करते हैं। और NAA एट द रेट 40 ppm यूज़ करते हैं, इनहेंस फ्लोरल इनिशिएशन एंड पॉड फॉर्मेशन में करते हैं। कैल्शियम इज इन इसेंशियल फॉर पॉड डेवलपमेंट, कैल्शियम इज इसेंशियल फॉर पॉड डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट टर्म्स है सारे, इसको पढ़ लेना, ठीक है। जो बंच और स्प्रेडिंग टाइप है इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पढ़ा देता हूँ। सेलिंग परसेंटेज 75% रहता है, ठीक है। इसमें स्प्रेडिंग में 65% रहता है। डॉर्मेसी ऑकरेंस जो है वो 90% जर्मिनेशन रहता है, इसमें 80% रहता है। तो कुल मिला के बंच टाइप मुझे लग रहा है अच्छा माना जाता है। स्पेसिंग जो है वो बंच टाइप की 60 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर रहती है, इसमें 45 से 50 रहती है। ये अर्ली मैच्योरिंग है, ये लेट मैच्योरिंग है। स्प्रेडिंग टाइम लेट मैच्योरिंग। स्प्रेडिंग मतलब याद करो, स्प्रेडिंग की सारी चीज़ें लेट हो रही हैं और बंच की सारी चीज़ें पहली हो रही हैं, टाइम पे हो रही हैं। तो सीड रेट इसका 100 से 120 रहता है, 80 से 100 इसका स्प्रेडिंग का रहता है। वैरायटी ज्योति, किसान, TMV 11 और उसके बाद 12 TMV 1112 AK 1224 जूनागढ़ 11 ICGS 1 10 1144 एंड JL 24, ये इसकी वैरायटी है जो बंच में ग्राउंड नट की टाइप की है। स्प्रेडिंग टाइप की बात करें तो चंद्रा टाइप 2864, TMV 13 M1337 विक्रम, वर्जीनिया गंगापुरी, गोदा गॉड गॉडहरी, ठीक है 2 3। इसका ईल्ड जो है 15 से 20 होता है। थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि 20 से 30 का स्प्रेडिंग टाइप का ईल्ड ज़्यादा हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो बंच टाइप में अच्छी है, बट इसका ईल्ड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। एज अ कंपेरिजन अगर हम बंच टाइप की बात करें तो स्प्रेडिंग टाइप का ईल्ड थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे द मोस्ट कॉमन ग्राउंडनट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम। तो मोस्ट कॉमन ग्राउंडनट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो ग्राउंडनट के साथ पिजन पी लगाते हैं 4:1 में। इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लो, ग्राउंड नट प्लस पिजन पी 4:1 में लगाते हैं। ग्राउंड नट के साथ कैस्टर लगाते हैं, ग्राउंड नट के साथ सनफ्लावर लगाते हैं, ग्राउंड नट के साथ उर्द बीन लगाते हैं 4:1 के साथ, ग्राउंड नट के साथ तिल लगाते हैं 3:1 के साथ लगाते हैं। अर्दी का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। तो देन द ग्राउंड नट 35 to 45 डेज, 35 to 45 डेज, 35 to 45 डेज ग्राउंड नट में अर्दिंग अप करते हैं आफ्टर सोइंग टू द facilitate facilitate proper development of peg beneath soil, ठीक है। इंक्रीज द नंबर ऑफ सीड पर पॉट। जब अर्थिंग अप करते हैं तो उसमें क्या होता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ सीड पेट पॉट में आ जाता है। स्ट्रेन यूज फॉर बायोलॉजिकल एंड एंटू फिक्सेशन ग्राउंड नट राइबोजियम जैपोनिकम, राइबोजियम जैपोनिकम याद रखना। एंटू फॉर्मेशन ग्राउंड नट में बायोलॉजिकल जो होता है वो राइबो
राइजोबियम जैपोनिकम होता है। ग्राउंड नट शुड बी 5% मॉइस्चर कंटेंट करता है। कितने परसेंट करता है? 5%। बिटरनेस ऑफ करनाल ड्यू टू, इंपॉर्टेंट है, बिटरनेस ऑफ करनाल ड्यू टू एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन टॉक्सिक सब्सटेंस डेवलप्ड बाय द टू रीजन। जो बिटरनेस ऑफ करनाल होती है वो एफ्लाटॉक्सिन की वजह से होती है। इसके दो रीजन है, व्हेन पॉट मॉइस्चर अगर 8% से ज़्यादा है, ठीक है। और फंगस अगर फंगस इसके अंदर जो आ जाता है वो एस्परजिलस नाइगर आ जाएगा, नहीं एस्परजिलस फ्लेवस आ जाएगा, ठीक है ना। एस्परजिलस नाइगस आ जाएगा। एस्पर अगर बिटरनेस ऑफ करनाल कोई पूछ ले, एफ्लाटॉक्सिन से होती है। अगर क्यों होती है, इसके रीज़न क्या है, तो 8% मॉइस्चर आ जाता है। वैसे मिनिमम कितने परसेंट माना गया? 5%। तो 3% मॉइस्चर बढ़ गया। उसके बाद अगर एस्परजिलस और नाइजर की बात करें, एस्परजिलस फ्लेवस जो इसमें अंदर फंगस इसके अंदर आ जाती है, तब इसका स्वाद में चरपराहट आ जाती है। रेसिस्टेंट वैरायटी जो एफ्लाटॉक्सिन की है वो CG-C27 है और फेसफुर है वैरायटी, याद रखना। वेक्टर ऑफ वायरस इन ग्राउंड नट जो है वो एफिड है। टिक्का लीफ एंड स्पॉट डिजीज कॉज बाय फंगस। टिक्का एंड लीफ स्पॉट डिजीज किससे फैलती है? फंगस से फैलती है। तो अर्ली लीफ स्पॉट, लेट लीफ, सर्कोस्पोरा, अरे अरेचिडी कोला, सर्कोस्पोरा, अरे सर्को सर्कोस्पोरा। अर्ली का मतलब, अर्ली का मतलब जल्दी करते हैं, कहते हैं कोई बैठने की जगह है तो कहते हैं अर्ली का, अर्ली लीफ स्पॉट को याद करने का। सर को थोड़ा सा साइड दो, सर्कोस्पोरा, अरेको, अरे ची अरेचिडी को कोला, अरेचिडी कोला, अरेचिडी कोला जो है वो अर्ली लीफ का है। लेट लीफ स्पॉट जो है सर्कोस्पोरा परसोनाटा। लेट का मतलब परसोनाटा, सोने चला गया। लेट लतीफ जो होता है वो सोता रहता है, तो परसोनाटा। लेट लीफ स्पॉट जो है वो सो से याद करो, सोनाटा, तो सोनाटा लेट लीफ से। अर्ली से जो है अरेचिडिकोला। टिक्का लीफ स्पॉट मैंने अच्छे से बता दिया। मेजर पेस जो है वो वाइट कर्व है, ठीक है। वेक्टर वायरस जो है वो एफिड है और मेजर पेस की वाइट करेंगे तो वाइट कर्व है, इसको रट लो। अब हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे सनफ्लावर की। हेलियंथस एनस इसका साइंटिफिक नेम है। कंपोसिडी इसकी फैमिली है, रहता है। और हेलियस का मतलब सन होता है, एनस का मतलब फ्लावर होता है, तभी ये सनफ्लावर बना। ऑक्सिन ऑक्सिन एक्टिविटी इज मोर इन एपिकल पोर्शन इन फ्लावर। इसमें ऑक्सिन एक्टिविटी होती है, मोर होती है इसकी एपिकल पोर्शन ऑफ फ्लावर के। सनफ्लावर डे नेचुरल प्लांट है, कई बार ये बिल्कुल ठीक है एकदम। एक डे नेचुरल प्लांट होता है, ऑप्शन में पूछता भी है विच वन इज डे नेचुरल प्लांट, तो सनफ्लावर इज द राइट आंसर। इट हैज़ हाई सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन रेशियो होता है, मोर देन 1:80 रहता है। सनफ्लावर हाई क्वालिटी एडिबल ऑयल जो है 45 से 50% रहता है। सनफ्लावर हैज़ नो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट द सेफ बाय हार्ट पेशेंट। जो इसमें जो है सबसे बड़ी बात है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और जो है सेफ फॉर द हार्ट पेशेंट, मतलब जो हार्ट के मरीज हैं उनके लिए सनफ्लावर अच्छा माना जाता है, क्योंकि फैटी एसिड कम होता है, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, तो इसलिए अच्छा माना जाता है। तो इसके हेड को क्या कहते हैं? कैपिचुलाई। कैपिचुलाई इसके हेड को कहते हैं। सनफ्लावर के हेड को क्या बोलते हैं? कैपिचुलाई। सनफ्लावर हैज रे एंड डिस्क फ्लोरेट इन द which ray floret is for beautifulness, attraction of pollination, and disc florets from seed and have male and female flower। ठीक है, याद कर लो, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, बट क्या बोला है कि रे फ्लोरेट जो है इसकी जो सुंदरता को दर्शाता है, तभी तो सनफ्लावर नाम है उसका। चैफिनेस, Chaffiness mean the non-filling seeds। Chappiness feeling the non-filling seeds। Sowing time जो है 1 जुलाई रहता है, या तो 1 जुलाई रहेगा या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त रहेगा, ठीक है। नवंबर का में इसका रबी का सीज़न है, वही जो ग्राउंड नट का सीज़न रहता है वही सनफ्लावर का रहेगा। इसका फर्स्ट टू सेकंड वीक में रहता है। इसका समर में जो फरवरी में आती है, इसको आप ग्रो कर सकते हो। सीड रेट इसका 5 से 7.5 kg पर हेक्टेयर रहता है। 5 से 7.5 kg पर हेक्टेयर। स्पेसिंग जो है इसमें 45 से 30 सेंटीमीटर रहेगी खरीफ में, रबी में 50 से 20 रहती है, और समर में 60 से 30 सेंटीमीटर रहती है इसकी स्पेसिंग। याद रखना, स्पेसिंग सनफ्लावर की पूछ सकता है। इरीगेशन जो है, इरीगेशन इसमें खरीफ में नो नीड है, 3 से 4 रहता है, वही सेम पैटर्न है, और 5 से 6 समर में देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिए। बार बार जो बोलना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ है। क्रिटिकल स्टेज जो है वो सीडलिंग स्टेज है,
स्टेज है वो 10 से 12 डेज में रहती है। बर्ड इनिशिएशन बॉटम या नी हाई स्टेज जो है वो 30 से 35 डेज में रहती है। फ्लावरिंग स्टेज 50 से 55 डेज आफ्टर सोइंग बात करते हैं हम इसको। और सीड सीड डेवलपमेंट स्टेज जो है वो 70 से 90 डेज में रहती है। वैरायटी जो है इसकी क्या है, वैरायटी इसकी है मॉडर्न मॉडर्न MCFH 1870, ज्वालामुखी KBSH1 JS1, सनराइज सिलेक्शन और EC68413, ये इसकी वैराइटीज है इंपॉर्टेंट। सनफ्लावर इंटरक्रॉप्ड बाय ग्राउंड नट अरहर एंड उर्द, मतलब पल्सेस क्रॉप की बात करें तो अरहर उर्द के साथ ऑयल सीड इसका जो इंटरक्रॉप रहता है, तभी तो इसका टाइमिंग देखो सेम रहता है ना, तो ग्राउंड नट के साथ रहता है। वीट मैनेजमेंट जो है वो पेंडी मैथलीन से रहता है 1.5 kg हेक्टेयर, फॉलोड बाय द होइंग एट द 30 डेज आफ्टर सोइंग। ठीक है ना, याद रखने वाली टर्म है। सनफ्लावर इज मैच्योर्ड एट 19 to 120 डेज आफ्टर सोइंग when 10% of head become brown and the disc floret attached to the tip of the head drop down the crop। ठीक है, याद रखना ये 90 to मैच्योर्ड होता है 90 to 120 डेज में आफ्टर सोइंग में, when the 10% head become brown and disc floret attached to the tip of the head of drop down the crop। ईल्ड कितना रहेगा, 20 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। सीसम एंड टिल, सिसमम इंडिकम इसका रहता है, पेडिलिनेसिस की फैमिली है, याद रखना। क्रॉप कंटेंट 18 से 20% प्रोटीन इसमें रहता है और 50% तक उसमें ऑयल रहता है। 18 से 20% पे प्रोटीन रहता है और 50% इसमें क्या रहता है, इसमें आपका ऑयल रहता है। सीड रेट जो है वो लाइन सोइंग में 3 से 4 kg पर हेक्टेयर करेंगे और ब्रॉडकास्टिंग में 5 to 7 kg पर हेक्टेयर करेंगे। इसका सिस्मम या टिल की बात करेंगे तो लाइन सोइंग और ब्रॉडकास्टिंग जो है वो 3 से 4 और 5 से 7 करेंगे। याद रखना ब्रॉडकास्टिंग में ज़्यादा सीड यूज़ करते हैं कंपैरिजन लाइन सोइंग से। ठीक है, सोइंग ऑफ विद सैंड मिक्सचर फॉर यूनिफॉर्म सोइंग फॉलोड बाय होड into the cover of the soil। ठीक है, कवर ऑफ द सीट। सीड ट्रीटमेंट जो है 1.5 ग्राम थायराम, 1.5 ग्राम वेसिटी वेवेस्टीन का यूज़ करते हैं। इसके सीड को ट्रीटमेंट देते हैं जब कभी सीड में कोई ख़राबी हो जाती है, कोई भी कीट या किसी तरीके का कोई भी इसमें प्रॉब्लम होगी तो 1.5 का थायराम और 1.5 का जो है वो वेवेस्टीन का जो है पर केजी सीड का इसमें स्प्रे करते हैं। स्पेसिंग जो है 30 से 10 सेंटीमीटर रहता है। वाटर रिक्वायरमेंट 50 सेंटीमीटर, 5 to 6 इरीगेशन इन समर में रहता है। क्रिटिकल स्टेज क्या है, 4 to 5 लीफ स्टेज में रहता है 25 to 30 डेज में। फ्लावरिंग स्टेज रहती है इसकी, ठीक है, और कैप्सूल पॉड फॉर्मेशन स्टेज रहती है इसकी, एक क्रिटिकल स्टेज रहती है। जो उसकी जो सबसे पहली स्टेज रहती है लीफ स्टेज जो है वो 25 से 30 डेज में रहती है। वैरायटी जो है जवाहर है, तिल है और ग्वालियर 5 है, 35 GT17 है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है वो NPK 30 NPK हेक्टेयर में करते हैं। उसके बाद वीड मैनेजमेंट जो है वैसलीन जो है @ 1 kg हेक्टेयर एलेक्लोर जो है ये 0.75 kg पर हेक्टेयर लेते हैं। वैसलीन लेंगे या फिर इसकी जगह एलेक्लोर ले लेते हैं। वैसलीन और एलेक्लोर दोनों इसी नाम से मिलते हैं। सीसम इज मैच्योर्ड 80 to 19 डेज में, 85 to 90 डेज में हो जाता है। कई बार 80 to 90 लिखा है लेकिन 85 to 19 डेज में ये परफेक्ट हो जाता है, बिल्कुल तैयार हो जाता है। और 5 to 7 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी ईल्ड रहती है, इसका उत्पादन रहता है। सैफ्लावर की बात करेंगे, ठीक है, तो सैफ्लावर की अगर हम बात करें तो जो है इसका साइंटिफिक नेम जो है उसका साइंटिफिक नेम है कॉर्थेमस टिक्टोरियस। कॉर्थेमस टिक्टोरियस इसका साइंटिफिक नेम है। क्या है,
कॉर्थेमस टिक्टोरियस, इसका साइंटिफिक नेम है। कंपोजिटी इसकी फैमिली है। सैफ्लावर क्रॉप इज नोन एज फेंसिंग क्रॉप एंड वाटर क्रॉप। सैफ्लावर को जो है, सैफ्लावर को फेंसिंग क्रॉप और वाटर क्रॉप भी बोलते हैं। और फ्लावर कंटेंट 32 to 36% ऑयल यूज फॉर फूड। मतलब जो सैफ्लावर है उसमें ऑयल जो है वो 32 से 36% लेते हैं। 41% जो है वो लेनोलिक एसिड एंड ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पेंट एंड वार्निश। याद रखना, 47% जो लिनोलिक एसिड एंड ऑल्सो यूज द मेकिंग पेंट एंड वार्निश में भी इसका यूज करते हैं सैफ्लावर का। परसेंटेज अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है 78% इसमें फैटी एसिड होता है। फ्रूट जो है सनफ्लावर का चीनी होता है, चीनी होता है। ओरिजिन जो है वो इसका अफगानिस्तान है, एबिसिनिया है अफगानिस्तान में। सीड रेट 15 to 20 हेक्टेयर, स्पेसिंग 30 to 20 सेंटीमीटर रहता है। इरीगेशन जो है 2 से 3 इरीगेशन रहती है। क्रिटिकल स्टेज टेलिंग स्टेज है, फ्लावरिंग स्टेज है और ग्रेन फिलिंग स्टेज है इसकी जो क्रिटिकल स्टेज है। वेराइटी JS1 to 5 है, JS आई 7 है, EB7 है, JSH1 to 3 है ये इसकी वैरायटी। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट NPK जो है 40 रेशियो 40 या 30 रेशियो 20 रहते हैं इसके। NPS जो है स्विंग टाइम में जो रहता है। टॉपिंग टॉपिंग जो है 40 to 50 डेज में करते हैं। इंक्रीज द लेटरल ब्रांचिंग, जो याद रखने वाली टर्म है कि सैफ्लावर में जो टॉपिंग होती है वो टॉपिंग 40 to 50 डेज में करते हैं। ठीक है। यील्ड इसका 80 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर रहता है। ठीक है। तो सैफ्लावर में टॉपिंग जो है वो 40 से 50 डेज में करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 40 से 50 डेज में टॉपिंग करते हैं। ये किस लिए करते हैं? इसकी जो लेटरल ब्रांचिंग है उसको इंक्रीज करने की, जो उसकी लेटरल ब्रांचिंग होती है उसको हम इंक्रीज करेंगे और इसी वजह से हम उसमें वो करते हैं, टॉपिंग करते हैं। Got it? हम बात करेंगे लिनसीड की। लिनसीड की तो लिनसीड का साइंटिफिक नेम है लाइनम यूसिट टेसिमम। यूसिटेसिमम, लाइनम यूसिटेसिमम जो है इसका साइंटिफिक नेम है। लिनसीड इसकी फैमिली। लिनसीड क्रॉप जो है 42% ऑयल करता है, 20% प्रोटीन करता है, 50 to 60% इसमें लिनोलेइक एसिड होता है और 5 to 6% इसमें फाइबर होता है। इंपॉर्टेंट है लिनसीड में 40 से 42% ऑयल रहता है, 20% प्रोटीन रहता है। कितना रहता है? कोई पूछ ले आपको कि ऑयल कितना रहता है तो 40 से 42% रहता है, 20% इसमें प्रोटीन रहता है, 50 से 60% इसमें लेनोलेइक एसिड रहता है और उसके बाद 5 to 6% इसमें फाइबर रहता है। फाइबर लिनसीड को जो है रिफ्लेक्स कहते हैं। इसके फाइबर को रिफ्लेक्स करते हैं। इसका ओरिजिन अफगानिस्तान है, कई बार पूछा गया। इसके फाइबर को क्या करते हैं? रिफ्लेक्स करते हैं। इसका ओरिजिन है अफगानिस्तान है। उसके बाद सीड रेट 25 से 30 kg पर हेक्टेयर है। उटेरा क्रॉप में 35 से 40 kg हेक्टेयर जो है वो उसका सीड रेट मतलब उटेरा में बढ़ जाता है। स्पेसिंग 30 से 5 सेंटीमीटर रहती है। इरीगेशन 4 से 5 इरीगेशन रहते हैं। क्रिटिकल स्टेज जो है 4 से 5 लीफ रहती है। ट्रेलिंग स्टेज रहती है, फ्लावर स्टेज है, पॉट फिलिंग स्टेज रहती है इसकी लिनसीड की। वैरायटी जो है वो जवाहर है, किरण है, मुक्ता है, श्वेता है, गौरव है और शीतल है। ये इसकी वैरायटीज हैं। न्यूट्रिएंट 60-40-20 रहता है NPK इसका। और इंटरक्रॉपिंग में वीट, ये इंपॉर्टेंट है कि लिन सीड के साथ जो इंटरक्रॉपिंग है वो वीट और ग्राम का रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि इसका जो रेशियो रहता है, जो वीट के साथ रहता है 4:1 का रहेगा और अगर ग्राम के साथ रहेगा तो 1:1 रहेगा। वीट के अंदर इसका जो फ्लूको क्लोरिल, ठीक है ना, फ्लूक्रोक्लोरिन जो 1 kg हेक्टेयर रहता है। पेंडीमेथलिन 10 हेक्टेयर पर लगते हैं। ईल्ड जो है इसका 12 से 18 रहता है इसका ईल्ड। रेटिंग जो है वो किस में? लिन सीड में अगर आप बात करो, रेटिंग जो है लिन सीड में, अगर रेटिंग का जो प्रोसेस है, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट स्टॉक ऑफ फाइनल फाइबर एक्सट्रैक्शन, ठीक है ना, स्टॉक और फाइनल फाइबर एक्सट्रैक्शन
Processed linseed stock chopped at the at to top in tied in sorry, a small bundle, and then shifting in available water sources, stocking tied and allowed to remain, and then shifting in available water resources, stocking tied, and allowed to remain immersed in water till rating incompleted for uniform uniform rating bundle should be turned by replacement upper layer to lower layer 2 to 3 days। ठीक है ना, इसका प्रोसेस रहता है राइटिंग। और राइटिंग जो है दूसरा किसके साथ यूज़ की जाती है, मुझे कमेंट बताना कि राइटिंग जो है वो दूसरी कौन सी क्रॉप है इसमें राइटिंग यूज़ होती है। सोयाबीन का ग्लाइसिक मैक्स पेपिलियसिस की फैमिली है। और बैनी टेस्ट जो है इसका बैनी टेस्ट जो है सोयाबीन का ड्यू टू द सल्फर कंपाउंड, इसका बैनी टेस्ट जो है वो सल्फर कंपाउंड के कारण होता है। वंडर क्रॉप क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप, इसकी जो वंडर क्रॉप रहती है, ये सोयाबीन को वंटर क्रॉप कहते हैं। इसका इकोनॉमिक प्रोडक्ट सोयाबीन का जो है वो ऑयल के लिए है, सो कॉल्ड द ऑयल सीड क्रॉप, इसको प्रेफर किया जाता है। उसका 42% इसमें प्रोटीन रहता है और 20 से 22% इसमें ऑयल रहता है। सोयाबीन में पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जिसको लेनोलिक एंड ऑलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं लेनोलिक, इसको लिख लेना। लेनोलिक और ऑलिक एसिड जो है इसमें इसमें पाया जाता है। इसमें आपका पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन 40 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर होता है इसमें। उसका ड्यू टू प्रेजेंट एंजाइम लाइपो लाइपोजीडेज सोयाबीन इज नॉट यूज एज दाल विच प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर। ठीक है ना, याद रखने वाला टर्म है ये। और इसका जो नोड्यूल फॉर्मेशन होता है वो 2 to 3 वीक्स होता है। नोड्यूल फॉर्मेशन 2 to 3 वीक्स आफ्टर सोइंग रहता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो 2 वीक्स रहता है आफ्टर नोड्यूल फॉर्मेशन ऑफ, तो 6 to 8 वीक्स रहता है। नोड्यूल फॉर्मेशन राइजोबियम जैपोनिकम राइजोबियम जैपोनिकम रहता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सोयाबीन जो है वो मंचूरियन जेन्युइन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीड एंड कलर, ब्लैक ग्रीन एंड येलो कलर का होता है इसका जो क्लासिफिकेशन है। उसके बाद मार्टिन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीड शेप एंड साइज में सोजा एलेप्टा एंड सोजा सेफरिकल एंड सोजा कॉम्प्रेस्का। ठीक है ना, ये इसका मेडिकल है। फिर हेड्रा हेड हेड्स क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड ऑन सीड शेप जो है सोजा सोजा कॉलिकर्पा एंड सोजा ट्यूमिडीरा जो है इसका जो ये रहता है अमेरिकन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द क्रॉप मैच्योरिटी पीरियड इन डेज। ठीक है। उसके बाद से अगर मैच्योरिटी पीरियड जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है देखो आप। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। सीड रेट येलो सीड रेट जो है वो 75 से 80 रहता है। ब्लैक सीड रेट जो है वो 50 से 60 kg हेक्टेयर रहता है। स्पेसिंग जो है 45 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर। इरीगेशन जो है वो खरीफ का रहता है, नो नीड रहती है। उसके बाद अगर समर में 5 से 6 इरीगेशन। क्रिटिकल स्टेज स्प्राउटिंग स्टेज है, सीड ऐसे सोयाबीन स्प्राउटिंग स्टेज इसकी क्रिटिकल स्टेज है। फिर फ्रॉबलिंग स्टेज है, फिर पॉड फिलिंग आती है, फिर ग्रेन डेवलपमेंट आ जाता है। ठीक है, याद रखने वाली जो जो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ भी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो फालतू होती हैं, उसको स्किप भी किया जाता है, बट पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। GS2335 जो है, इंद्रिका सोया 9, PK472 और 1024, गौरव अंकुर बैग क्लर्क NRC2। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की जो है 464 40 kg NPK और जेड एन हेक्टेयर। मतलब इसमें जो है जिंक भी जो है 5 kg हेक्टेयर लगा देते हैं, तभी इसमें NPK जेड एन दे दिया है। इंटरक्रॉपिंग में कॉटन अरहर मेज का यूज़ करते हैं। वीट कंट्रोल में नाइट्रोफेन जो है 1.5 kg लगाते हैं, या फिर फ्लूको क्लोरीन जो है वो इसमें 1 kg PPI के अकॉर्डिंग देते हैं। हार्वेस्टिंग डन एट 20% सीड मॉइस्चर व्हेन लीव्स स्टार्ट ड्रॉपिंग, पॉट ड्राइड। pod formation stage is ideal to harvest for fodder purpose। ठीक है ना, पॉट फॉर्मेशन स्टेज जो आइडियल होती है
हार्वेस्ट फॉर फॉडर पर्पस। ईल्ड जो है वो 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर रहती है। अब हम बात करेंगे रैपसीड की। ब्रासिका स्पीसीज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा रैपसीड और मस्टर्ड पाया जाता है। तो ब्रासिका स्पीसीज की बात करेंगे। क्रूसीफेरी फैमिली है, ओरिजिन चाइना है। और ब्रासिका जो स्पीस है वो ब्रासिका नेपस जो है वो किसका क्रॉस है? ब्रासिका कंपेरेटिव एंड ओलिका इसका क्रॉस है। और कैरिनाटा का जो है वो नाइग्रा और ओलिक्राइना जो है कैरिका जो इसका इसका ये क्रॉस है। और जुनसिया जो है, जो जुनसिया क्रॉस है वो ब्रासिका नाइग्रा और कंपोस्ट्रिस इसका जो है ये इंपॉर्टेंट है। जो जो मैंने कहा, ये तीनों ही रट लेना, ये तीनों बार बार रट लेना, बार बार। इसमें कोई भी किसी तरीके की कोई संकोच नहीं आपको होना चाहिए, बार बार आपको रटना है। इसका किसका क्रॉस है? मस्टर्ड जो है वो, इसको जो ब्रेसिका कम कंपेस्ट्रिस जो है वो सरसों है। और ब्रेसिका नेपिस जो है रैप सीड है। ब्रेसिका जुनसिया जो है ब्राउन मस्टर्ड है, इंडियन मस्टर्ड बोलते हैं इसको। ब्रेसिका नाइगर जो है ब्लैक मस्टर्ड है। यूज़ ऑफ कॉन्डिमेंट पर्पस में यूज़ किया जाता है। और जो कैरिनाटा जो है ब्रेसिका जो यूथियोपियन मस्टर्ड है। इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको बहुत अच्छे से बताया गया है इसमें, इसको देख लेना बार बार। ब्रेसिका रापा जो है वो तोरिया है इसका साइंटिफिक नेम। पेपर में पूछा गया था, मोस्ट वाइडली स्प्रेड इन वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको लिख लेना प्लीज़ स्टूडेंट्स आप सब। ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका रापा जो है वो टोरिया है, ठीक है ना? टोरिया, ये 6 और 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेसिका रापा टोरिया है, मोस्ट वाइडली स्प्रेड इन वर्ल्ड। और जो एरकुआ सटाइवा जो है वो टारामीरा है। एरकुआ सटाइवा टारामीरा, ये ऐसे एग्जामिनर को उस समय आजकल क्वेश्चन इसी टाइप 6 और 7 वाले क्वेश्चन एग्जामिनर को पसंद आ रहे हैं। तो ब्रेसिका रापा टोरिया, ब्रेसिका रापा टोरिया। यूरोका सटाइवा टारामीरा, यूरोका सटाइवा टारामीरा, मोस्ट वाइडली स्प्रेड इन बर्ड। मुझे मालूम है कि सिलेक्शन क्वालिटी वाले क्वेश्चंस यहाँ पे जो निकल के आएंगे उसको बार बार रिपीट करो, रटा दूंगा आपको, बस आप क्लास को कंटिन्यू करो, मैं रटा दूंगा आपको सारे क्वेश्चन। सोइंग टाइम अक्टूबर टू थर्ड वीक एंड नवंबर से फर्स्ट वीक रहता है इसका। अक्टूबर टू थर्ड वीक मतलब अभी वाला, नवंबर मतलब मस्टर्ड को भी ग्रो की जाती है। मस्टर्ड जो है वो रबी क्रॉप है, ठीक है ना? और सीड रेट जो है मेन क्रॉप का 4 to 6 kg हेक्टेयर रहता है, मिक्स के साथ जो है कम हो जाता है। अगर मेन लगाओगे तो ज़्यादा सीड रेट आएगा, मिक्स के साथ अगर कोई भी इंटरक्रॉपिंग इसकी लगाओगे साथ में या मिक्स क्रॉपिंग करोगे तो 2 से 3 रहेगा। इस पे सिंग जो है मस्टर्ड राई का 45 से 50 सेंटीमीटर, और तोरिया रेपसीड का 30 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है? याद रखना ये चीज़। इरिगेशन, 2 इरिगेशन देते हैं। 20 से 30 सेंटीमीटर वाटर रिक्वायरमेंट रहती है, ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। क्रिटिकल स्टेज जो है रोस्टी स्टेज रहती है। मस्टर्ड की क्रिटिकल स्टेज रोस्टी स्टेज है, जो 20 से 30 डेज आफ्टर सोइंग में रहती है। सिलिकुआ फॉर्मेशन स्टेज भी रहती है, लेकिन रोस्टी स्टेज इसकी इंपॉर्टेंट है, पूछ लें कि सबसे ज़्यादा रहती है जो कितने डेज में, 20 से 30 डेज आफ्टर सोइंग में रेडी रहती है। वैरायटी जो है तोरिया की टाइप 9 है, 36 है, संगम है, M27 है, ब्राउन सीजन की VS70 है, पूसा कल्याणी है, सफला है, DSH फर्स्ट है, येलो सरसों है, बेनोई बेनोई है, टाइप 14 है, मस्टर्ड राई, लाहा, इसको लाहा लाहा बोलते हैं यहाँ पे यूपी साइड में, क्रांति है, वरुणा है, किसान है, पूसा बोल्ड है, वर्धन है, रूहानी है, तारामीरा की T27 है। पूछ सकता है इसका साइंटिफिक नेम, इसकी वैरायटी T27 किसकी वैरायटी है? तो मस्टर्ड में तारामीरा की वैरायटी। मस्टर्ड हाइब्रिड जो है पुसान जय किसान। मस्टर्ड का जो हाइब्रिड है पुसान जय किसान, पूसा जय किसान, पूसा जय किसान बायो 902 के नाम से भी इसको जाना जाता है। पूसा का मस्टर्ड क्या है? पूसा जय किसान है, बायो 902 के साथ भी जाना जाता है। और कैनोकोला टाइप वैरायटी जो है वो गोभी सीजन की, वो PGSH51 है, PGSH51 है, PGSH51 है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है वो 60-30-30-20 एंड 10 रहता है, NPKSZN हेक्टेयर के हिसाब से। यील्ड जो है 20 से 25 kg रहती है। और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 8% है, इंपॉर्टेंट है। और AICRP जो ऑयल सीड है
वो 1967 में आया। कब आया? 1967 में आया। 1967 में आया। तो ये आप याद रखना कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है कि इसमें मॉइस्चर कंटेंट जो सेफ स्टोरेज के लिए रहता है वो 8% रहता है। कितना रहता है स्टूडेंट? 8% रहता है। जो AICRP आया ऑयल सीड का 1967 में आया। कब आया? 1967 में। 1967 में आया। ठीक है, तो आज अपनी क्लास यहीं रखते हैं। थोड़ा सा तबीयत का इशू है, आवाज़ नहीं निकल पा रही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और थोड़ा सा सपोर्ट, सब्सक्राइब का सपोर्ट, लाइक और कमेंट भी आप करते रहो। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहेंगी ना तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं अच्छे से कर पाऊँगा। 2 दिन से मैं बीमार चल रहा हूँ, बट मैंने कोशिश किया कि कंटिन्यूटी जो है वो आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। वो ब्रेक हो जाएगी तो ना पढ़ने वाले को मज़ा आता है ना पढ़ाने वाले को मज़ा आएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि कैसे ना कैसे करके दवाई खा के क्लास को कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, बाकी आप अच्छे से पढ़ो, पीछे सारे लेक्चर पढ़ो। आपके स्कोर जो भी आप अपना पेपर दे रहे हो उस स्कोर में डेफिनेटली एक उछाल आएगा। जो भी बंदा एफओ का एग्जाम दे रहा है अगर ये बुक पढ़ेगा कंटिन्यूटी के साथ, तो अगर किसी के 30 आ रहे होंगे तो उसके 35 आएंगे, किसी के 38 आ रहे होंगे तो उसके 44 आएंगे। मतलब आप सोचना एकदम से 5 6 7 नंबर का इसमें होगा, क्योंकि प्रेशर में बेसिक क्वेश्चन भी गलत होते हैं, सबके साथ सारी कंडीशन होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। साथियों, जय हिंद, जय भारत।